बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट इज स्टेशन नंबर 18। इसमें एक पिक्चर दी हुई है उसमें, और उन्होंने नोज़ के पास लेयन का बताया हुआ है। एल्डरली लेडी है और रूरल बैकग्राउंड है। हिस्ट्री में नॉन हीलिंग अल्सर है फ्रॉम द लास्ट 2 ईयर्स, मतलब स्लो ग्रोइंग है। ठीक है, हिस्ट्री में उन्होंने बता दिया है नॉन हीलिंग है, और उसका बैकग्राउंड भी बता दिया, रूरल बैकग्राउंड है। रीजनल लिम्फ नोड उन्होंने कहा पाल्पेबल नहीं है, तो ये स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा भी नहीं है, तो ये है बेसल सेल कार्सिनोमा। और मेलानोमा क्यों नहीं है? मेलानोमा में ना उन्होंने ABCD इसके फीचर्स होते हैं। ABCD, ए से होता है एसिमेट्री, बी से जो है इसके बॉर्डर्स इरेगुलर होंगे, सी से कलर वेरिएशन होती है, ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, पिगमेंटेड हो सकता है, और डी से डायमीटर इसका ग्रेटर देन 6 मिलीमीटर होता है। तो ये सारे इसके फीचर्स होते हैं मेलानोमा के, और वो एग्रेसिव होता है। और इसकी जो कॉमन सरफेसेस भी होती हैं, कॉमन साइट्स जो होती हैं, फीमेल में लेग्स पर होता है, और जो मेल होते हैं ना उनमें ये होता है बैक पर और चेस्ट पर। बाकी ये स्काल्प पर भी हो सकता है, और नेल्स बेड पे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये है बेसल सेल कार्सिनोमा। और मोड ऑफ स्प्रेड क्या होता है? मोड ऑफ स्प्रेड बेसल सेल कार्सिनोमा का लोकल इन्फिल्ट्रेशन होता है, ये लोकली स्प्रेड करता है। नॉन सर्जिकल मेथड्स पूछे हुए हैं, और नॉन सर्जिकल मेथड्स में आ जाता है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, अप्लेजन आ जाती है। और टॉपिकल कीमोथेरेपी में इमिक्विमोड क्रीम्स वगैरह यूज़ करते हैं। एल्डरली लेडी है, उसका रूरल बैकग्राउंड है, और हीलिंग अल्सर है राइट साइड ऑफ द नोज़ पे, और लास्ट 2 ईयर्स। तो इसकी मतलब लॉन्ग हिस्ट्री है। ठीक है, और रीजनल लिम्फ नोड्स इनलार्ज नहीं है, मतलब कि लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व नहीं है, तो डायग्नोसिस में बेसल सेल कार्सिनोमा आएगा। मेलानोमा क्यों नहीं है? मेलानोमा भी एग्रेसिव होता है, और उसमें ना ABCD होता है। ABCD एसिमेट्रिकल होता है, ठीक है, और बी से ब्लैक कलर का होता है, पिगमेंटेड होता है, और बॉर्डर भी उसके इरेगुलर होते हैं। सी से कलर वेरिएशन होती है उसका, कलर वेरिएशन उसकी होती है उसकी। ठीक है, और इससे हम इसको ना आइडेंटिफाई करते हैं कि ये मेलानोमा है, और साथ में उसका स्प्रेड होता है, मेट्रोजीनियस भी होता है, और लिम्फ नोड से भी स्प्रेड होता है। इससे ये पता चल रहा है कि ये जो है ये मेलानोमा भी नहीं है। और रूरल बैकग्राउंड है, मतलब कि उसका सन एक्सपोजर भी है, उससे ये पता चल जाता है। तो हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस में लिख सकते हैं मेलानोमा भी, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा भी। और इसका मोड ऑफ स्प्रेड क्या होता है? ये लोकल इन्फिल्ट्रेशन होती है बेसल सेल कार्सिनोमा की। और नॉन सर्जिकल मेथड्स क्या होंगे? इसमें रेडियोथेरेपी आ जाती है, अब्लेजन थेरेपी आ जाती है, उसके अलावा कीमोथेरेपी आ जाती है, टॉपिकल इमिक्विमोड क्रीम होती है, वो हम यूज़ करते हैं। स्टेशन नंबर 19, इसमें पिक्चर दी हुई है, ये बर्न इंजरी की पिक्चर है। ऑल ऑफ द लेग है, और थाई पे बर्न हुआ है, और यहाँ पे ब्लिस्टर्स बने हुए हैं, ब्लिस्टर्स और बुल्लास की फॉर्मेशन हुई है। 33-year-old woman while boiling water slipped over and got the injury shown in the picture. Whole of right leg and thigh area are burnt. पूछा क्या उन्होंने? क्लास ऑफ बर्न पूछा है, तो ये फर्स्ट डिग्री बर्न में आ जाता है। फर्स्ट डिग्री बर्न में भी सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न में आता है, क्योंकि जो ब्लिस्टर्स फॉर्मेशन होती है वो सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न में ही फॉर्मेशन होती है। और आप नेक्स्ट उन्होंने कहा है मैनेजमेंट बताएं। मैनेजमेंट में आ जाता है, आपने वही रिससिटेशन करनी होती है, बेसिक स्टेप्स ये IV फ्लूइड्स वगैरह दे देते हैं, एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, टेटनस टॉक्साइड दे देते हैं, एनाल्जेसिक्स दे देते हैं। लेट कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं इसकी? बर्न इंजरी है तो लेट कॉम्प्लिकेशन में आ जाएगा, स्कारिंग हो जाएगी, ठीक है, कंट्रक्चर्स बन सकते हैं, हाइपरट्रॉफिक स्कारिंग, कीलॉइड वगैरह, ये इसकी लेट कॉम्प्लिकेशंस में आ जाती हैं। और इस लाइन को उन्होंने कहा आइडेंटिफाई करें, ये भी बर्न ही है। रूल ऑफ 9 बताना है, और इनिशियल मैनेजमेंट IV फ्लूइड्स वगैरह ये आ जाएंगे, उसमें सेम है। और नेम 2 लेट कॉम्प्लिकेशंस वो भी सेम है। अब नेक्स्ट उन्होंने कहा है व्हाट इज दिस टाइप ऑफ वाउंड। ये वाउंड जो है इंसाइज वाउंड है, ठीक है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाउंड हीलिंग बतानी है। प्राइमरी इंटेंशन हीलिंग होती है, सेकेंडरी इंटेंशन और टर्शरी इंटेंशन हीलिंग होती है। 3 तरह की टाइप्स होती हैं। 4 फैक्टर जो कि प्रमोट करते हैं वाउंड हीलिंग को, उसमें क्या आ जाता है?
उसमें गुड ब्लड सप्लाई आ जाता है, एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन, फॉरेन बॉडी का एब्सेंस होना और गुड न्यूट्रिशन होना, विटामिन सी, जिंक, ये सब आ जाते हैं। और उसके डिले जो करेंगे उसके ऑपोजिट हो जाएगा, अनीमिया हो गया, ब्लड सप्लाई नहीं है, पुअर ब्लड सप्लाई है, माल न्यूट्रिशन है, ठीक है, और फॉरेन बॉडी आ गया, इन्फेक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है ये स्काल पर या स्वेलिंग है तो वो सेबेशियस सिस्ट होती है मोस्ट कॉमनली, पेनलेस स्वेलिंग होती है और स्किन भी पिंचेबल नहीं होती इसमें, ठीक है, स्किन पिंचेबल नहीं है, तो ये सेबेशियस सिस्ट है। और ट्रीटमेंट क्या होता है, सिस्ट है उसके एक्सीजन कर देंगे, कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, इन्फेक्शन हो सकता है, रप्चर हो सकता है, अपसेस फॉर्मेशन हो सकती है, सेबेशियस होन भी बन सकता है। नेक्स्ट है ये एक स्वेलिंग उन्होंने दी हुई है जो उन्होंने कहा 6 मंथ से है, फोर आर्म पे ग्रेजुअली इंक्रीजेज इन साइज, सॉफ्ट है, लोबुलेटेड है, सॉफ्ट है और लोबुलेटेड है ना, ये लोबुलेटेड ये होता है लाइपोमा, ठीक है, इसमें स्किन भी पिंचेबल होती है। और कंफर्म कैसे करेंगे लाइपोमा के लिए, हम इसके लिए टेस्ट करवाते हैं, FNAC करते हैं, कंफर्म करने के लिए हम FNAC करते हैं, ठीक है। और ट्रीटमेंट क्या होता है, एक्सीजन कर देंगे जैसे हम सेबेशियस सिस्ट की एक्सीजन करते हैं। और वेरियस टाइप्स ऑफ दिस पैथोलॉजी क्या है, टाइप्स बतानी है, इनकैप्सुलेटेड होता है और डिफ्यूज़, इनकैप्सुलेटेड होगा और डिफ्यूज़ टाइप होगी, इसके दो ही टाइप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, उसमें एक्सरे दिया हुआ है, एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन है उसके, और जनरलाइज एब्डोमिनल टेंडरनेस है, डिमिनिश्ड बॉल साउंड है, रिजिडिटी है, रिजिडिटी भी है, टेंडरनेस भी है, मतलब उसको पेरिटोनाइटिस हो गया, ठीक है। इरेक्ट एक्सरे एब्डोमिनल एक्सरे क्या है, एक्सरे फाइंडिंग क्या होती है, इसमें उन्होंने पूछा है, तो पेरिटोनाइटिस मतलब परफोरेशन हुई है, परफोरेशन से ना उसके यहाँ पर ना, यहाँ पे हमें ब्लैक ब्लैक शेडो नज़र आ रहा है, ये शेडो जो है ना, ये जो शेडो है वो भी राइट साइड पे है, ये हेड अंडर डायफ्राम को शो करता है। जो लेफ्ट साइड पे शेडो होता है ना वो तो स्टमक की वजह से होता है, और राइट साइड पे ये अब नॉर्मल होता है, मतलब परफोरेशन हो जाए तब ये बन जाता है, तो ये है एयर अंडर डायफ्राम। पॉसिबल कॉजेज़ बताने हैं एक्सरे पे इस फाइंडिंग के, परफोरेशन ही इसका कॉज होता है, परफोरेशन हो गई या डुडनल अल्सर की या फिर गैस्ट्रिक अल्सर की, इलियल या कोलोनिक अल्सर परफोरेशन है, तब ये कॉजेज़ हो सकते हैं। हम मैनेज कैसे करेंगे परफोरेशन को, पर जहाँ से परफोरेट हुआ है ना आपने उस पहले तो उस परफोरेशन के लिए हमने वो लगाना होता है, मेंटल पैच रिपेयर करना होता है, ठीक है। और साथ में वही IV फ्लूइड्स वगैरह रिससिटेट करना है, IV फ्लूइड्स नील पर और ओरल करना है, एंटीबायोटिक्स, फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। उसके बाद लेप्रोस्कोपी करनी है और परफोरेशन को उससे परफोरेशन देखनी है और फिर वहाँ पर कवर लगा देना है, पेरिटोनियल कैविटी को क्लीनिंग वगैरह कर देनी है। नेक्स्ट है एक 25 ईयर ओल्ड लेडी है, सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन है, सीवियर पेन है एनल रीजन में, ठीक है, और पेन वर्स हो जाती है, पासिंग स्टूल एंड स्टेज फॉर सेवरल आवर्स। पासिंग स्टूल मतलब कि उसे एनल फिशर है, एनल फिशर में ही पेनफुल होता है ज़्यादा, और वो काफ़ी अरसे से है उसे, नहीं नहीं ये नहीं लिखा, ठीक है। और डायग्नोसिस पूछा हुआ है तो ये एनल फिशर है, हाउ विल यू मैनेज द पेशेंट को मैनेज कैसे करेंगे, इसमें भी एक्यूट होता है और क्रॉनिक होता है, लेस देन 6 वीक्स होता है, मोर देन 6 वीक्स होता है। एक्यूट में वही आप देते हो फैट, वो फाइबर डाइट होती है, उसमें फाइबर डाइट देते हैं, फ्लूइड इनटेक ज़्यादा करनी होती है, ठीक है, और बेड रेस्ट होती है, वार्म सीट्स बात होते हैं वो देने होते हैं। और ग्रेटर दैन 6 वीक्स हो जाए तो नाइट्रेट ग्लिसराइल टॉपिकल ग्लिसराइल नाइट्रेट लगाना होता है। उसके अलावा बोटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन देते हैं, हो सकता है। और सर्जरी में क्या करते हैं, सर्जरी में हम लेटरल इंटरनल स्फिंक्टरोटमी करते हैं, जो स्फिंक्टर होता है उसकी सर्जरी करते हैं। और फ्लैप कौन सा यूज़ करते हैं, एडवांसमेंट फ्लैप होता है, एनल एडवांसमेंट फ्लैप। नेक्स्ट है
ये फीमेल है 35 ईयर ओल्ड, उसमें रिकरेंट एपिसोड ऑफ अपर एब्डोमिनल पेन है, फीवर है और जॉन्डिस है। ये चारकोट टायर्ड है, ये तीनों चीज़ें हैं। अपर एब्डोमिनल, राइट अपर क्वाड्रेंट एब्डोमिनल पेन, फीवर, जॉन्डिस और साथ में वो कोलनजाइटिस में होते हैं, ठीक है। और साथ में इन्होंने ना ये बिलिरुबिन की वैल्यूज़ वगैरह दी हैं जो कि ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, 1 से ज़्यादा है। और उसके अलावा एल्कलाइन ALP भी ज़्यादा है, मतलब कि इसका मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव कोज है, ठीक है। और कोई ऑब्स्ट्रक्टिव कोज है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस किसकी वजह से हुई है, इसमें कोलिडोकोलिट्रियासिस हुआ है, उसकी वजह से कोलनजाइटिस हो गया। तो हम ये लिखेंगे डायग्नोसिस में कोलिडोकोलिट्रियासिस लीडिंग टू कोलनजाइटिस, क्योंकि चारकोट टायर्ड पूरा हो रहा है। इन्वेस्टिगेशंस कौन सी कराएंगे इसमें, जब भी ERCP MRCP करवाते हैं। ERCP जो होता है वो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। और अल्ट्रासोनोग्राफी भी कराएंगे। मेडिकल मैनेजमेंट क्या होती है ऑफ सर्जिकल जॉन्डिस, इसमें और वो IV फ्लूइड्स वगैरह देंगे, विटामिन के, IV विटामिन के देंगे, PPI ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, यूरिन आउटपुट मॉनिटरिंग और कोई भी NSAIDs नहीं देंगे। मेडिकल मैनेजमेंट में हमने सिर्फ वही करना है कंजर्वेटिव, जैसे वो स्पॉटी मैनेजमेंट करते हैं ना, IV फ्लूइड्स वगैरह दे देंगे और विटामिन के, PPIs, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, यूरिन आउटपुट मॉनिटरिंग, नो NSAIDs, ये सब कुछ देना। नेक्स्ट है स्टेशन नंबर 27। 40-year-old पेशेंट हैड a laparotomy in emergency, कट सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है ये जो उन्होंने दिखाया पिक्चर में। उन्होंने क्या जो लेयन है उसको डिस्क्राइब करें। इसमें क्या है कि कंस्ट्रक्टिंग ग्रोथ है, कंस्ट्रक्टिंग ग्रोथ दिखाई होगी पिक्चर में ना, इन्होंने कंस्ट्रक्टिंग ग्रोथ दिखाई है। तो जो कंस्ट्रक्टिंग ग्रोथ होती है ना, कंस्ट्रक्टिंग ग्रोथ है ये होती है, ये एडिनोकार्सिनोमा में होती है, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये कंस्ट्रक्टिंग ग्रोथ है जो कि ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है ल्यूमन को और मैलिग्नेंट लग रही है और एडिनोकार्सिनोमा है। इसमें टू डिसीजेस बतानी जो कॉमनली एसोसिएटेड हो सकती है इसका लेगिन के साथ। एडिनोकार्सिनोमा कोई भी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होगी ना तो वो इसकी उसमें ये हो सकती है, और इसमें क्रॉन्स डिसीज़ आ जाती है और सीलियक डिसीज़ आ जाती है, ठीक है। और फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस, रूट जैगर सिंड्रोम, ये सिंड्रोम्स आ जाते हैं। इनकी वजह से जब भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगी तो उसकी वजह से आगे कार्सिनोमा बन जाता है। सिम्टम्स कौन कौन से हो जाएंगे, ये सिम्टम्स ऑब्स्ट्रक्शन वाले सिम्टम्स हो सकते हैं, एनीमिया हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन और इंटरसेप्शन के सिम्टम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने इंस्ट्रूमेंट दी हुई है, नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट ये प्रोटोस्कोप है और प्रोक्टोस्कोप है, ये हम यूज़ करते हैं डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन में यूज़ करते हैं हम इसे। इसके डिफरेंट पार्ट्स का पूछा हुआ है उन्होंने, और इसके पार्ट्स में आ जाती है इसके ऑब्चरेटर होता है एक इसका पार्ट, और एक होता है इसका पार्ट स्पेकुलम होता है। इसकी पिक्चर में आपको दिखाते हैं इसके दोनों पार्ट्स, ये और इसके यूजेस पूछे हुए हैं। इसको इंजेक्शन से क्लेरोथेरेपी जब हेमोरेड्स की करनी होती है तो उसमें यूज़ करते हैं एक, और बायोप्सी लेनी हो लोअर रेक्टम या एनल कनाल से तब भी इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्टेशन नंबर 29, उसमें पिक्चर गिवन है और क्वेश्चन में बताया है ओबीस 30-year-old शॉपकीपर कंप्लेनिंग ऑफ डिस्चार्जिंग पॉइंट ऑन राइट साइड ऑफ हिज पेरिनियम। लिथोटमी पोजीशन में ये फोटोग्राफ है और ये डिस्चार्जिंग पॉइंट उन्होंने दिया हुआ है राइट साइड पे एनल रीजन के राइट साइड पर है। ये डिस्चार्जिंग पॉइंट से पता चल रहा है ये पेरिएनल फिस्टूला है, या इसे फिस्टूला इन एनो भी कहते हैं। अगर पाइलोनिडल साइनस होगा तो वो मिड लाइन क्लेफ्ट में होगा और हेयर्स भी होंगे उसमें, तो ये पाइलोनिडल साइनस है, पाइलोनिडल फिस्टूला है इस क्वेश्चन का आंसर। और इसेंशियल क्लिनिकल टेस्ट कौन से करेंगे इसमें, इसेंशियल क्लिनिकल टेस्ट में आ जाता है DRE डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन आ जाता है जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन में आता है। और चीपर इमेजिंग कौन सी, इसकी फिस्टूला है तो हम फिस्टूलोग्राम करेंगे, ठीक है। और सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या करेंगे, फिस्टूला है तो हम उसकी फिस्टूलेक्टमी कर देंगे, रिमूवल।
फिस्टूला को रिमूव कर देंगे। नेम एनी सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन ऑफ इम्पोर्टेंस। इसकी सर्जिकल ये है कि ये रिकरेंस हो सकती है और रेक्टम का और जो स्पिंक्टर है ना एनल कनाल का वो भी डैमेज हो सकता है। तो दो ही हैं, एक रिकरेंस है और एक स्पिंक्टर डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट है स्टेशन नंबर 30। उसमें 70 और ओल्ड रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसमें इंक्रीजिंग कॉन्स्टिपेशन हो गई है और बॉडी वेट भी कम हो रहा है। मल्टीपल लूप्स ऑफ कट आर ऑब्जर्व डिस्टेंडेड। सम पार्ट ऑफ लार्ज गट अलॉन्ग विद लेयर्स एज स्पेड। ये लार्ज गट इन्होंने दिखाई हुई है, लेप्टोनोटमी किया और उसमें उन्होंने लार्ज गट का जो है ना एक्सीजन की है पार्ट की, और ये हमें ये दिखाई है। कॉन्स्टिपेशन है और लूजिंग बॉडी वेट है, इसका मतलब है कार्सिनोमा है क्योंकि बॉडी वेट भी कम हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन भी बढ़ रही है, तो ये कोलन कार्सिनोमा हो सकता है। ग्रोथ भी दिखा दिया उन्होंने कहा कौन से स्ट्रक्चर जोन से है ना, वो पूछा हुआ है कि कौन से स्ट्रक्चर जोन से इम्पोर्टेंट है उनकी फॉर सेविंग। आप कौन कौन से सेव करोगे, कौन कौन से स्ट्रक्चर जोन से है ना इम्पोर्टेंस और टू सेव है। इसमें आ जाते हैं लेफ़्ट एंड राइट यूरेटर्स, लेफ़्ट एंड राइट यूरेटर्स, और इसके अलावा ना हाइपोगैस्ट्रिक नर्व्स भी आ जाती हैं, वो आपने सेव करने होते हैं तो वो डैमेज हो सकते हैं। और कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं फॉर अफेक्टिंग अ डिसीजन। जिस लेवल ऑफ एक्सीजन, कितनी आपने लेवल ऑफ एक्सीजन करनी है ना, उसके लिए आपको जो स्ट्रक्चर जो इम्पोर्टेंट होते हैं उनमें दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो लिम्फ नोड्स आ जाते हैं, मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स आ जाते हैं। मेसेंटेरिक लिम्फ नोड से क्योंकि स्प्रेड होता है ना, तो वो हमने देखना होता है कि मेसेंटेरिक लिम्फ नोड इन्वॉल्व है कि नहीं और कितना एक्सटेंट तक हमने एक्सीजन करनी है, सर्जरी करनी है। और इसके अलावा लिवर, अगर लिवर इन्वॉल्व हो गया तो मतलब कि मेटास्टेसिस हो गया और एडवांस्ड है, तो फिर हमने उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करना है, उसका पैलिएटिव केयर ही देनी पड़ेगी। फिर सर्जरी का कोई ऐसा फ़ायदा नहीं है, या फिर हम लीवर मेट्स को भी रिमूव करेंगे उसके साथ। वट टाइप ऑफ एनास्मोसिस टेक्निक, इसमें एंड टू एंड एनास्मोसिस करते हैं टेक्निक, और सिंगल लेयर इंटरप्टेड रिपेयर करते हैं। और टेक्निक एंड टू एंड एनास्मोसिस होती है सिंगल लेयर इंटरप्टेड रिपेयर, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने अल्ट्रासाउंड की पिक्चर दिखाई हुई है और उन्होंने पूछा है कि इन्वेस्टिगेशन कौन सी है। ये कोलेलिथेसिस स्टोन्स भी दिखाए हुए हैं, तो ये अल्ट्रासाउंड ही है जो हम कोलेलिथेसिस के लिए हम करते हैं। स्टोन्स हैं, प्रोमिनेंट फाइंडिंग्स उनका क्या नज़र आ रहे हैं, तो वो मल्टीपल गॉल स्टोन्स हैं गॉल ब्लैडर ल्यूमन में। व्हाट शुड बी हर मैनेजमेंट। गॉल स्टोन्स होते हैं उसके लिए हम कोलेसिस्टेक्टमी होती है डेफिनेटली पहले हम, लेकिन एनपीओ आईवी फ्लूइड आईवी एंटीबायोटिक्स करेंगे, एनाल्जेसिक्स देंगे, फिर हम कोलेसिस्टेक्टमी कर देंगे। नेक्स्ट उन्होंने कहा है व्हाट टाइप ऑफ सर्जरी इज़ दिस, तो ये कौन सी सर्जरी है इन्होंने पूछा हुआ। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है क्योंकि लेप्रोस्कोप्स यूज़ हुई हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, एडवांटेजेस है कि लेस हीट यूज़ होती है, बेटर विजुअलाइजेशन होती है, कॉस्मेटिकली भी बेटर है, लेसर पेन है, अर्ली रिकवरी हो जाती है, और इंसिजन भी स्मॉल होती है, विद बाउंड भी स्मॉल होता है। इसकी कंट्रा इंडिकेशंस क्या हैं, अगर कार्डियोपल्मोनरी इंसफिशिएंसी हो, कोएगुलोपैथी हो, पेरिटोनाइटिस हो, जनरलाइज पेरिटोनाइटिस हो, प्रीवियस सर्जरी हो इस सीजन में, ठीक है, तब ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी नहीं करते। क्या क्या है इसमें ये है कि कार्डियोपल्मोनरी इंसफिशिएंसी हो, कोई भी कार्डियक या पल्मोनरी डिसीज़ हो पेशेंट को, वो कोई प्रीवियस हिस्ट्री हो सर्जरी की, ठीक है, और उसके अलावा उसी रीजन में, और जनरलाइज पेरिटोनाइटिस हो, पहले हम इन्फेक्शन को ट्रीट करेंगे ना, तो इस वजह से जनरलाइज पेरिटोनाइटिस में भी नहीं ये करेंगे। उसके अलावा है कोएगुलोपैथी, ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो पेशेंट का, अनकरेक्टेबल। नेक्स्ट गायनोसिक्रोडल स्वेलिंग उन्होंने बताई है लास्ट 2 ईयर से है, अब उसे एसोसिएटेड सीवियर पेन है स्वेलिंग में और वॉमिटिंग भी है, तो क्या डायग्नोसिस है।
उसे हर्निया था लेकिन अब वो स्ट्रैंगुलेटेड हो गया है, जिसकी वजह से वो पेनफुल हो गया है। फाइंडिंग्स क्या है कि उसकी जो बॉल लूप्स है ना वो नेक्रोस्ड हो गई हैं। और वायबिलिटी आप कैसे असेस करते हो गट की? उसकी कैपिलरी रिफिलिंग से और उसके पल्सेशन से, कलर से, ब्लीडिंग ऑन कट एज, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। कंडीशन को मैनेज कैसे करेंगे? जो नॉन वायबल जो लूप्स हैं ना उनको रिसेक्ट कर देंगे और फिर बाकी एनास्टोमोसिस कर देंगे, रिसेक्शन करेंगे और एंड टू एंड एनास्टोमोसिस कर देंगे और हर्निया रिपेयर कर देंगे। नेक्स्ट स्टेशन नंबर 34 गिवन है। इसमें पिक्चर जो है वो ERCP की है। ERCP की क्योंकि उन्होंने एंडोस्कोप दिखाई हुई है, ये एंडोस्कोप है और ERCP एक कोलेंजियोग्राम है, ठीक है। ERCP एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियोपेनक्रेटिकोग्राफी। तो इस इन्वेस्टिगेशन को ERCP कहेंगे। फाइंडिंग्स पूछी हुई हैं, फाइंडिंग्स में क्या आ जाएगा? इसके फाइंडिंग्स में ना ये डायलेटेड है, ये सिस्टिक डक्ट भी डायलेटेड है और CBD भी डायलेटेड है और इसकी रीज़न यही है कि मल्टीपल स्टोन्स हैं, उसकी वजह से ये डायलेट हो गए हैं। तो हमने ये फाइंडिंग्स लिख देनी है। इंडिकेशंस क्या होती हैं ERCP की? कोई भी अगर डक्ट का मसला आ जाएगा, बाइल डक्ट्स, बिलियरी ट्रीज की बिलियरी जोन से या पैसेजेस अगर इन्वॉल्व हो जाएंगी तो उसमें हम ERCP करवाते हैं। ये गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। कब कब करवाना होता है? ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में कराते हैं, कोलिस्टेटिक जॉन्डिस जो होती है उस पर कराते हैं और पैनक्रेटाइटिस में करा देते हैं। ये इसके इंडिकेशंस होते हैं। नेक्स्ट भी वही इंटरमीडिएट फ्रेश ब्लीडिंग है पर रेक्टम फॉर लास्ट मैनी ईयर्स। रेक्टम से फ्रेश ब्लीड हो रहा है पेशेंट को, तो वो इसका मतलब है कि पेनफुल भी नहीं। अगर बताया होता पेनफुल है या पेनलेस, नहीं बताया मतलब कि पेनलेस ही है। हेमरेड्स हैं इसमें केस में। और ग्रेड कैसे करते हैं? वो हेमरेड्स की ग्रेड बता देने हैं। फर्स्ट डिग्री होते हैं, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री जौन से होते हैं ब्लीड वो नो प्रलैप्स होता है। सेकंड डिग्री में प्रलैप्स होता है लेकिन मैनुअली नहीं, खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली ही रिजॉल्व हो जाते हैं और मैनुअली रिप्लेस्ड हो जाते हैं अंदर। और फोर्थ वाले जो से होते हैं वो प्रलैप्स होते हैं और कांट बी रिप्लेस्ड, और मतलब रिड्यूस नहीं हो सकते। अल्सरेटेड और इन्फेक्टेड भी होते हैं। और मैनेजमेंट कैसे करते हैं इसके? प्राइमरी जो फर्स्ट डिग्री होते हैं उनकी डाइटरी एडवाइस और लैक्सेटिव देंगे और सेकेंडरी में बेंडिंग स्क्लेरोथेरेपी करते हैं और डायलिटेशन करते हैं। थर्ड डिग्री जो होती है ना उसमें हम फिर सर्जरी पे आ जाते हैं और फोर्थ वाली पे फोमेंटेशन आ जाती है, एंटीबायोटिक एनाल्जेसिक सर्जरी, मतलब थर्ड और फोर्थ में सर्जरी होती है। और मॉडर्न ऑपरेटिव मेथड्स कौन से हैं? इसमें मॉडर्न ऑपरेटिव मेथड्स में ना दो हैं, एक है THD और एक है हेलो। THD क्या है? ट्रांस एनल हेमरॉइडल डीआर्टरियलाइजेशन। ट्रांस एनल के थ्रू करेंगे हेमरॉइडल डीआर्टरियलाइजेशन, आर्टरी की डीआर्टरियलाइजेशन, आर्टरी को बंद कर देंगे। ट्रांस हेमरॉइडल डीआर्टरियलाइजेशन। और हेलो क्या है? हेलो है H से हेमरॉइड और A से आर्टरी लाइगेशन ऑपरेशन, हेमरॉइड आर्टरी लाइगेशन ऑपरेशन, ठीक है। ये दो THD है, दो न्यू नेम्स हैं, एक है THD, एक है हेलो। THD और हेलो, THD से है, THD से हमने याद रखना है ट्रांसएनल हेमरॉइडल डीआर्टरियलाइजेशन और हेलो से हेमरॉइड आर्टीरियल लाइगेशन ऑपरेशन। इसमें भी वो ये सेम है, डिस्चार्जिंग पॉइंट है राइट साइड ऑफ द पेरिनियम। ये पेरियनल फिस्टूला है। कौन सी इमेजिंग टेक्निक है? फिस्टूलोग्राम। क्लिनिकल टेस्ट क्या करेंगे? DRE। सर्जिकल ट्रीटमेंट फिस्टूलेक्टमी और सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन फिस्टूला है तो वो वहाँ से उसका इन्फेक्शन हो सकता है साथ में फिस्टूला की, और रिकरेंस हो सकती है। सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन पूछा है ना, तो रिकरेंस हो सकता है और साथ में क्या हो सकता है, वो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर का डैमेज हो सकता है, उन पर इनकॉन्टिनेंस हो सकती है। ये पहले कर चुके हैं।
ये भी हम पहले कर चुके हैं कि कॉन्स्टिपेशन और की हिस्ट्री थी और बॉडी लॉस ऑफ बॉडी वेट, ये कोलन कार्सिनोमा वाला। और ये एक स्वेलिंग है, पूछा है इसमें क्लिनिकल डायग्नोसिस बताएं। ये एब्डोमेन में है और अम्बलाइकस की जगह पे ये अम्बलाइकल हर्निया है। कॉम्प्लिकेशन कौन सी राइज हो सकती हैं, वो सारी हर्निया वाली कॉम्प्लिकेशन लिख देनी है। इरिड्यूसेबल होता है, फिर उसके बाद क्या हो जाता है, इरिड्यूसेबल होता है, फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, फिर स्ट्रेंगुलेशन हो जाती है, फिर इनकार्सरेशन हो जाती है, ये सारा लिखते हैं। नेक्रोसिस भी हो जाती है। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, हर्निया है तो फिर हम हर्नियोप्लास्टी कर देते हैं। मॉडर्न मेथड ऑफ मैनेजमेंट क्या आते हैं, लेप्रोस्कोपिक मैश रिपेयर। नेक्स्ट भी स्पेसिमन दिया हुआ है, इंक्रीजिंग कॉन्स्टिपेशन एंड लॉस ऑफ वेट है, गट का स्पेसिमन है। पैथोलॉजी कौन सी पैथोलॉजी है, ये उन्होंने पूछा हुआ है। सर्कुलर ट्यूमर है, इस तरह से पहले भी आया हुआ है, मतलब सिनेरियो थोड़ा सा चेंज है, बाकी ये सर्कुलर ट्यूमर है और इन्वॉल्व कर रहा है गट को। एक्सटेंड में कौन सा प्रिंसिपल जो सा आता है, गट के रिसेक्शन को गाइड करता है। जो ट्यूमर है उसको आपने कट करना होता है 5 सेंटीमीटर अलोंग विद ड्राइविंग लिम्फ नोड्स। आपने जो इसका जो सा मार्जिन होता है ना 5 सेंटीमीटर आपने लेना होता है, सेफ मार्जिन भी आपने लेने होते हैं। उसके साथ में आपने लिम्फ नोड जो उनसे इन्वॉल्व होते हैं उन सारों को भी रिमूव करना होता है। इस तरह से हम करते हैं। और ब्लड सप्लाई का लॉन्ग लॉन्ग अलोंग करना होता है ताकि जो बाकी गट है उसकी सप्लाई जो उनसी है वो रह जाए, मेंटेन रहे। लॉन्ग टर्म है इसलिए हमने इसको लिखना होता है कि लॉन्ग ऑफ गट 5 सेंटीमीटर अक्रॉस लॉन्ग विद ड्राइविंग लिम्फ नोड्स, ये हम यूज़ करते हैं। लॉन्ग टर्म एडजुवेंट टू सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या है, सर्जिकल ट्रीटमेंट के साथ मतलब आपने क्या क्या करना है, रेडियो कीमोथेरेपी करनी होती है और फॉलोअप करना होता है। फॉलोअप में आपने उसके एंडोस्कोपी करानी है, कंट्रास्ट स्टडीज़ करानी है और ट्यूमर मार्कर्स कराने हैं, CEA एस्टिमेशन, ये उसके एडजुवेंट्स में आ जाते हैं। फिर स्टेशन नंबर 40, स्टेशन नंबर 40 में इंस्ट्रूमेंट्स गिवन है। ए वाला इंस्ट्रूमेंट है स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स, ये स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स है, इससे गॉल ब्लैडर को होल्ड करते हैं ड्यूरिंग कॉलिसिस्टेक्टमी। और नेक्स्ट जो बी है, बी वाला जो है ये टॉवल क्लिप है, ये टॉवल क्लिप है। इसे जैसे इसे हम ना बॉल्स जो होती हैं इंटेस्टाइनल बॉल्स उनको उनको होल्ड करते हैं। लाइक आप याद रखें जैसे टॉवल को होल्ड करते हैं, टॉवल की तरह बॉल्स होती हैं, उनको इंटेस्टाइनल बॉल्स को भी हम होल्ड करते हैं। और ये है BP नाइफ या नाइफ होल्डर विद ब्लेड इसे कहते हैं। इसे डाइसेक्ट आउट टिश्यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ये हमारे पास ये डाइसेक्टिंग फोर्सेप्स है, नॉन टूथिड है, इसके आगे टूथ भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, इसमें ये नॉन टूथिड है। और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस डाइसेक्टिंग फोर्सेप्स भी लिख सकते हैं। इसे हम क्या करते हैं, इसे भी होल्ड करते हैं टिश्यूज़ को, इंटेस्टाइन और ब्लड वेसल्स। और ये है मॉरिसन रिट्रैक्टर है तो रिट्रैक्ट करता है टिश्यूज़ को, लेप्रोटमी में यूज़ करते हैं हम इसे फॉर रिट्रैक्शन ऑफ टिश्यूज़। यंग बॉय है, ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में, और ये उसके सारे BP, ये शॉक में जा रहा है क्योंकि पैरफीज भी कोल्ड है, BP भी कम है, पल्स भी ज़्यादा है, रिस्पिरेटरी रेट भी ज़्यादा है, एब्डोमेन टेंडर है, लिवर ट्रॉमा हुआ है। मैनेज कैसे करते हैं लिवर ट्रॉमा को, वही हॉस्पिटल एडमिशन रिससिटेशन ABC करेंगे और देखेंगे कि ब्लड रिप्लेसमेंट करेंगे। हीमोडायनामिकली अनस्टेबल है तो उसकी उसी वक्त लेप्रोटमी परफॉर्म करेंगे और सूचर करेंगे लैसेशन वगैरह को। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन क्या है, स्पाइरल CT स्कैन। 4 कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं लिवर ट्रॉमा को, लिवर अपसेस, लिवर फेलियर, बिलियरी फिस्टुला, हेपेटिक आर्टरी एनेउरिज्म। इसमें क्या होगा, लिवर ट्रॉमा है ना तो वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया तो अपसेस हो जाएगी, साथ में लिवर फेलियर भी हो सकता है, पेशेंट लिवर फेलियर में चला जाएगा, बिलियरी फिस्टुला बन सकते हैं और हेपेटिक आर्टरी एनेउरिज्म हो सकता है। Alcoholic patient है with sharp cutting pain in epigastrium radiating to back,
तो अल्कोहलिक हिस्ट्री है और वो लीनिंग ऑफ सिटिंग फॉरवर्ड पे ना रिलीफ आ रहा है उसको। तो ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ फ्लैंक्स भी हो गया है, और फ्लैंक ये वो साइन होते हैं जो पेनकार्टाइटिस में होती है, इसमें ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाती है एक फ्लैंक में भी और अम्बिलिकस में भी, लॉइन एरिया में भी। एक फोक साइन भी होता है, और जो कनल साइन होता है, कुलन साइन होता है अम्बिलिकस के अराउंड, जो ब्लूइश डिस्कलरेशन होती है। क्या किस तरह से आप डायग्नोस करेंगे इसको? डायग्नोसिस एक तो एक ये एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस है ना, तो हम इसको किस तरह से करेंगे? एक तो ये क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है, और माइलेज लेवल जो होता है वो 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा हुआ जाता है, और लाइपेज का भी जो कि स्पेसिफिक और सेंसिटिव है। उसके अलावा कंट्रास्ट एनहांस सिटी स्कैन भी कराते हैं। और सीवियरिटी ऑफ डिसीज़ को कैसे आप असेस करते हो? इसके लिए रैनसन्स क्राइटेरिया होता है, ग्लासगो अपेक्की 2 स्कोर होता है, ठीक है। ये सारे क्राइटेरिया यूज़ करते हैं। मेजर कॉजेज़ क्या होते हैं इसके? वो गेट स्मैश वाला निमोनिक, उससे याद करेंगे तो गाल स्टोन्स है, इसे एथेनॉल या अल्कोहल या टी से ट्रोमा, ये कॉजेज़ आ जाते हैं। नेम 2 मेजर कॉम्प्लिकेशंस। मेजर कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं? इसकी ज़ूडोसिस बन सकता है, प्लेनिक थ्रोम्बोसिस हो सकती है, और मेटाबॉलिक अबनॉर्मैलिटीज़ आ सकती हैं। आगे भी यहाँ पर उन्होंने एयर फ्लूइड लेवल्स दिखाए हुए हैं। टेंसर टेंडर है, बहुत साउंड और एब्सेंट। इस इन्वेस्टिगेशन को पूछ रहे हैं क्या कहते हैं? प्लेन एक्सरे एब्डोमेन है कि उसमें इरेक्ट, उसमें ही हमें फ्लूइड लेवल नज़र आते हैं। हमें क्या नज़र आएगा? ये वोल्वुलर कॉन्वेंटस शोइंग स्मॉल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है। वोल्वुलर कॉइन स्टैक्ड अपीयरेंस होती है, वोल्वुलर कॉन्वेंटस कहते हैं जब जिजनम की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए ना। तो ये है उसमें यहाँ पे स्टैक्ड अपीयरेंस है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा है गिव 2 कॉजेज ऑफ अबव मेंशन्ड कंडीशन। अडहेजन हो सकते हैं, बैंड्स, कंट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स वगैरह बन सकते हैं। अडहेजन मोस्ट कॉमन कॉजेज होते हैं। इसके अलावा कार्सिनोमा की वजह से भी हो सकता है। हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन वायबल एंड नॉन वायबल गट? वुड कलर्स, पल्सेशंस, और कैपिलरी रिफिलिंग, ब्लीडिंग फ्रॉम द एंड पॉइंट, पेरिस्टाल्सिस, इससे पता चल जाता है। आगे इन्होंने पूछा ये आइटम कौन सा है? ये वही इंस्ट्रूमेंट है, प्रोक्टोस्कोप है। इसमें पीछे वाला जो फैन शेप होता है जिसका एंड वो ऑब्चरेटर होता है, आगे वाली प्रोक्टोस्कोप शीट होती है जिसके अंदर वो इंसर्ट करते हैं। इसके डायग्नोस्टिक और थेरेप्यूटिक इंडिकेशंस बतानी है। हेमरेट्स को डायग्नोस्टिक में आ जाता है, हेमरेट्स को आइडेंटिफाई करता है, और एनल पॉलिप्स को। थेरेप्यूटिक में हेमराइडेक्टमी और पॉलीपेक्टमी, हेमराइड के लिए सेक्टारोथेरेपी इंजेक्शन लगाने के लिए यूज़ करते हैं। कंट्राइंडिकेशंस क्या है? एनल फिशर में नहीं यूज़ कर सकते, पेरी एनल हेमाटोमा में भी नहीं यूज़ कर सकते। 2 है, एनल फिशर में वो पेनफुल होता है, पेरी एनल हेमाटोमा में भी नहीं कर सकते। और स्टीरिलाइज कैसे करते हैं? इसको हम ऑटोक्लेव से स्टीरिलाइज करते हैं। Station number 45. 35-year-old male presents with 2 days history of sudden onset of severe epigastric pain radiating to the back and repeated bouts of vomiting. इसमें ये टिपिकल जो प्रेजेंटेशन है ना एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस वाली है, और साथ में ये इन्होंने लास्ट लाइन पढ़े पास्ट हिस्ट्री ऑफ गॉल स्टोन्स भी है। तो वो एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस के कॉजेज़ में आ जाते हैं, मोस्ट कॉमन कॉजेज़ में गॉल स्टोन्स आ जाते हैं, तो यहाँ पे एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस आ जाएगा। बायोकेमिकल टेस्ट पूछे हुए हैं जो कंफर्म कर दे डायग्नोसिस को। इसमें अमाइलेज आ जाता है और लाइपेज लेवल्स आ जाते हैं। अमाइलेज 24 to 48 आवर्स और 48 to 72 आवर्स में ना लाइपेज करते हैं, और मोस्ट सेंसिटिव और स्पेसिफिक जो होता है वो लाइपेज ही होता है। इमेजिंग टेस्ट कौन सा करते हैं? CECT करते हैं, जो स्वेलिटी को इवेलुएट करता है। और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? रिससिटेशन होती है, नील पर ओरल करना, IV फ्लूइड्स देने हैं, नेजोगैस्ट्रिक एस्पायरेशन करनी है,
एनाल्जेसिक्स दे देने हैं, एंटीबायोटिक्स दे देने हैं, और जो कोज है उसको ट्रीट करना होता है, गॉल स्टोन्स को रिमूव करना होता है, कोलिसिस्टेक्टमी करते हैं इसमें। स्टेशन नंबर 46, इसमें उन्होंने कहा पेन 19-year-old गर्ल है प्रेजेंटेड विद पेन इन राइट आइलियक फोसा, और उसको साथ नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया है। ये एक्यूट अपेंडिसाइटिस है, और काफ़ी इम्पल्स भी उसका पॉजिटिव, काफ़ी इम्पल्स उसका पेन कोज कर रहा है, और टेम्परेचर भी है उसे। तो ये हमारे पास एक्यूट अपेंडिसाइटिस का केस आ जाता है, ठीक है। और उनका और कौन से साइंस होते हैं इसमें, इसमें स्वास साइन होता है, रॉफसिंग साइन होता है, ठीक है, और ऑब्चुरेटर साइन होता है, और कफ इम्पल्स भी होती है, कफ साइन भी होता है। और इसमें एनाटॉमिकल पोजीशंस पूछी हुई हैं। इसमें सबसे मोस्ट कॉमन पोजीशन जो होती है ना, वो होती है रिट्रोसिकल होती है। फिर उसके बाद आ जाती हैं रिट्रोसिकल के बाद आती है प्रीलियल होती है, पोस्टिलियल होती है, सबसिकल होती है। ये सारी इसकी पोजीशंस आ जाती हैं। अल्फ्रेडो स्कोर क्या होता है, अल्फ्रेडो स्कोर को ना मेंटल स्कोर भी कहते हैं, और ये इसका निमोनिक भी है, इसको याद करने के लिए MANTRELS, ठीक है। M से क्या होता है, माइग्रेटरी होती है, राइट एलेक्फोसा पेन होती है। A से एनोरेक्सिया होता है, N से नोजिया होता है, T से टेंडरनेस होता है, R से होता है रिबाउंड टेंडरनेस, E से एलिवेटेड टेम्परेचर मतलब फीवर, L से आ जाता है ल्यूकोसाइटोसिस, और S से आ जाता है शिफ्ट ऑफ ल्यूकोसाइट्स या न्यूट्रोफिल्स, शिफ्ट ऑफ न्यूट्रोफिल्स आ जाता है। इसमें सबका बाकी सब जो है ना एक्सेप्ट टी का 2 स्कोर होता है, और जो ल्यूकोसाइटोसिस है ना उसका 2 स्कोर होता है, बाकी सबका 1-1 स्कोर होता है, ठीक है। और जब हम इनको प्लस करते हैं तो टोटल स्कोर कितना आ जाता है, टोटल स्कोर आ जाता है 10, और स्कोर अगर 5 है तो मतलब कि नो पेंडिसाइटिस नहीं है। अगर तो 6 to 8 है तो प्रोबेबली हो सकता है, और अगर 9 to 10 कंफर्म्ड है, कंफर्म्ड अपेंडिसाइटिस है। अच्छा, ये प्रोसीजर कौन सा है उन्होंने कहा है जो परफॉर्म करें, ये ओपन अपेंडेक्टमी या राइट एलेक्फोसा में कर रहे हैं, देखें। और इंस्ट्रूमेंट्स के नेम्स पूछे हुए हैं। इसमें तो आर्टरी फोर्सेप्स है, ए वाला जो है वो है बैबकॉक टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप्स, और जो बी है ना ये है आर्टरी फोर्सेप्स, सी वाला है ये लेंस टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप्स, और डी वाला जो है वो है लंदन हॉस्पिटल रिट्रैक्टर, ये रिट्रैक्टर है डी वाला। सी ये नया है लेंस टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप्स, ये थोड़ा सा चेंज होता है, ये तकरीबन बैबकॉक जैसा ही होता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है शेप में। ये टिश्यू ये है लेंस टिश्यू फोर्सेप्स, ये इस तरह का होता है, लाइक ये इस तरह से इसका एंड होता है। और ये बैबकॉक है जिसका इस आगे से स्ट्रेट एंड होता है, लेकिन इसका जो सा है आगे से नोकदार सा है, थोड़ा सा पॉइंटेड, और इस तरह ये स्ट्रेट है जो कि बैबकॉक है, इससे डिफ्रेंशिएट करना होता है। और डिफरेंट इंसिजन्स कौन सी देते हैं, इसमें मॉरिसन इंसिजन होती है, रदरफोर्ड इंसिजन, ग्रिड आयरन इंसिजन होती है, लेंस इंसिजन होती है, वो सारी